तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कि आपके चैप्टर नंबर 13 में आता है। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। क्या होता है सुनो। कंपनी, एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंपनी है, कंपनी ने जो भी बिजनेस किया, कंपनी ने जो भी बिजनेस किया, उस बिजनेस से जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो वो ओवरऑल प्रॉफिट होता है। तो वो हमारा क्या है? प्रॉफिट। जो कंपनी ने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया तो उसको हम बोलेंगे ओवरऑल प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट का मतलब है ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है। अब उस प्रॉफिट में से, उस प्रॉफिट की अमाउंट में से जब हम ब्याज दे देते हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को और जिनसे लोन वोन लेके रखे उनका अपन ब्याज दे देते हैं और टैक्स दे देते हैं, तो जो प्रॉफिट बटने के लिए तैयार है, जो प्रॉफिट बटने के लिए तैयार है, डिविजिबल होने के तैयार है, बटना मतलब क्या? डिवाइड होना। तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में बट जाता है उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड्स। क्लियर है? और डिविडेंड दो लोगों को जाता है, एक जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, दूसरा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है, उसके बाद जो बचता है उसको अपन प्रेफरेंस वाले को देते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं सबसे बड़ी अमाउंट हमेशा किसकी होगी? प्रॉफिट की। इसमें से ब्याज और टैक्स का पेमेंट करेंगे तो क्या बचेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को हम डिविडेंड के फॉर्म में बांट देंगे, उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। ठीक है। अब जो पार्ट नहीं बटा, जो पार्ट को आपने डिविजिबल प्रॉफिट का जो पार्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिवाइड करके, तो उसको डिविडेंड बोलेंगे। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में क्यों है ऑडिट के? क्योंकि एक ऑडिटर जब कंपनी में जाएगा ऑडिट करने तो उसकी जवाबदारी इनको भी चेक करने की होती है, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड, इनको भी चेक करना होता है एक ऑडिटर को। इसलिए हमारे सिलेबस में ये। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? पहला कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अगर गलत कैलकुलेशन हो गया तो उसका क्या फिर इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, गलत ना हो जाए। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट पढ़ेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिविडेंड। और इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन डिविडेंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल? क्या कैपिटल में से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको मिलेगा। ठीक है। सवाल क्या पूछेगा मालूम है? व्हाट इज डिविडेंड? क्वेश्चन मार्क। कैन डिविडेंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल? बस यही पूछ लेगा आपसे। दिखा देता हूं क्वेश्चन आपको, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, व्हाट इज डिविडेंड? एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन दिस कनेक्शन। कैन डिविडेंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल? ये सवाल है। इस चैप्टर से देखो कहां कहां से खोज खोज के लोग क्वेश्चन निकालते हैं। चलो सबसे पहले अपन चालू करते द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। द टर्म प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द एक्ट एज रिगार्ड्स इट्स डेफिनेशन, इवन डिफरेंट ऑथर हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स, इधर देखो, अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स it has been defined as excess of income of a concern in a particular period over the expenditure in the same period। प्रॉफिट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। कुछ कुछ ऑथर लोगों ने अपनी अपनी क्या दिए हुए हैं? डेफिनेशंस दी हुई है। तो कुछ ऑथर बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर उसी पर्टिकुलर पीरियड का, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ठीक है। मतलब इनकम ज्यादा हो गई, खर्चे कम हो गए, तो जो एक्सेस वाला पार्ट था वो प्रॉफिट है आपका। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, other authors have defined it as incremental net assets। दूसरे ऑथर लोग क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है
तो जो इंक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है उसको नेट प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट बोलेंगे। दैट इज टोटल एसेट लेस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट लेस टोटल लायबिलिटीज। द टर्म प्रॉफिट हैज बीन डिफाइंड बाय सम फेमस ऑथर एज फॉलोज। कुछ फेमस ऑथर्स लोगों ने प्रॉफिट को डिफाइन किया है। तो पहला स्पाइसर एंड पैगलर और दूसरा लेंचेस्टर, क्या है, लेंचेस्टर। द प्रॉफिट फॉर अ गिवन पीरियड में बी सेड टू बी द एक्सेस current income over current expenditure applicable to that period. After making good any loss on fixed or current asset sustained in the process of earning such income. मैं शुरू से क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशंस रटने की चीज है, इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो माथा घूम जाएगा। उसके बाद the true profit of a business cannot be actually ascertained until the undertaking is wound up, liquidated, and therefore any periodical statement of profit or loss in the nature of an estimate. ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट तभी पता लगेगा जब वो बिजनेस बंद होने वाला रहेगा तब, ठीक है। और जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट बनाते हैं वो तो सिर्फ क्या होता है, एस्टीमेट बस होता है, एक्चुअल नहीं होता है। ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, बात डेफिनेशंस में देखो, ये नहीं बोल सकते कि उनकी इंग्लिश खराब है या फिर उन लोग है ना उस चीज को इतने गहराई से स्टडी किए हुए हैं, इतने गहराई से उस चीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनके एक डेफिनेशन के एक एक वर्ड का अपना अपना महत्व होता है। नहीं, बात उसकी नहीं है, फ्रेमिंग को मत समझो आप लोग। उनके डेफिनेशन को उन लोग ऐसा बनाते हैं कि सारी चीजों को कवर कर सके, समझे मेरी बात को। मतलब उनको कम शब्द में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी रहती है, इसलिए उनके डेफिनेशन की वर्डिंग ऐसी होती है। क्लियर है मेरी बात? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिफिकल्टीज इन डिटर्मिनेशन। प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है और उसको डिटरमाइन करने में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या बाधाएं आती है। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस दैट डिविडेंड शुड बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि डिविडेंड जो है किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट में। नो एनी पार्ट ऑफ कैपिटल शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब कैपिटल में से डिविडेंड नहीं बांटा जाता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जाता है। It is clearly stated that dividend cannot be distributed out of capital. To fulfill this need, the determination of true profit is must for every limited company. The following difficulties arise while calculating profit. सुनो मेरी बात, एक जनरल बात है कि डिविडेंड जो होता है ना हमेशा किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से। अगर आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही सही नहीं पता, गलत प्रॉफिट निकाल के बैठोगे तो डिविडेंड की भी अमाउंट जो बैठेगी वो भी गलत जाएगी। हो सकता है कि आपने प्रॉफिट गलत निकाल लिया, मतलब ज्यादा निकाल लिया, गलती से आपने प्रॉफिट ज्यादा कैलकुलेट कर लिया, तो प्रोपोर्शनेटली डिविडेंड भी ज्यादा बांट दोगे, लेकिन एक्चुअली आपने प्रॉफिट कम कमाया था, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिविडेंड बढ़ जाएगा कैपिटल में से, आपकी कैपिटल इरोड हो जाएगी, और जो कि अलाउड नहीं है, कैपिटल में से डिविडेंड नहीं बांट सकते। क्लियर है मेरी बात? तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती है जिसके कारण प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो पहला है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज आल्सो अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज हाउ दिस शुड बी वैल्यूड, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ देयर वैल्यूएशन, एटसेट्रा। इफ वैल्यूएशन ऑफ दीज एसेट्स इज नॉट प्रॉपर्ली डन, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड सो शैल बी फ्लक्चुएटिंग। मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गड़बड़ कर दोगे तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? अगर ओवर वैल्यू हो गया तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, अंडर वैल्यू हो गया तो आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, है ना। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो क्या होता है? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका हमको फ्यूचर ईयर बाय ईयर इसका फायदा मिलने, तो होते रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको हम क्या करके बैठ जाते हैं, डिफर।
क्योंकि उसका मल्टीपल ईयर्स में हमको बेनिफिट मिलने वाला है, उसको एक प्रकार का एसेट मानते हैं, फिक्टिशियस एसेट। प्रॉफिट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड to statement of profit loss? It is totally based on the imagination. Advertisement, suspense account. If this imagination does not come true, obviously the amount of profit shall be affected. That is, true profit cannot be ascertained. मतलब जो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसको हम पूरा पूरा कहां डाल देते हैं, एसओपीएल में डाल देते हैं। लेकिन डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पूरा एसओपीएल में नहीं डालते हैं, उसको हम ईयर बाय ईयर एमोटाइज करते हैं। जैसे मान लो आपका 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए पूरा एक बार में पीएल में नहीं डालेंगे, हम 2-2 लाख करके 5 साल तक उसको एमोटाइज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप इमेजिन क्या करते हो, आपकी इमेजिनेशन पर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 10 लाख को 5 साल में बांटने 2-2 लाख, हो सकता है वो फर्म जो 10 लाख को 10 साल में बांटे 1-1 लाख करके, या हो सकता है 10 लाख को 2 ही साल में बांट दे 5-5 लाख करके। तो पूरा पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इमेजिनेशन के। और अगर आपका इमेजिनेशन गलत हो गया तो आपका सीधा सीधा क्या अफेक्ट कर जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट गलत है मतलब डिविडेंड भी गलत बांट जाओगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। और ओपनिंग स्टॉक जो होता है, ओपनिंग स्टॉक, इसका इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट जो है बढ़ेगा। अगर आप स्टॉक की वैल्यूएशन में गड़बड़ी कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू कर दिए, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू कर दिए, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ना है, प्रॉफिट के ऊपर। गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा गया, 1 लाख था 1,25,000 लिखा गया, मतलब 25,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा हो, 25,000 प्रॉफिट बढ़ के दिखा, मतलब डिविडेंड भी गलत बांटोगे फिर आप। वही बोल रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मतलब हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, और उसको डिटरमाइन करने में क्या क्या समस्या आती। मेन तो टॉपिक समस्याएं क्या क्या है। तो पहला वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये कुछ कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एज रिगार्ड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेरियस इंटेंजिबल एसेट्स, अकाउंटेंट है वेरियस ओपिनियन। मतलब हर इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हर अकाउंटेंट का अपना अपना ओपिनियन होता है। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ग्रुप, दिस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ ग्रुप ऑफ अकाउंटेंट ये बोलते हैं कि इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट अनदर ग्रुप से दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और थर्ड ओपिनियन, तीसरा ग्रुप बोलता है इन दिस रिस्पेक्ट इज दैट दिस शुड बी रिटर्न आउट ऑफ अर्न्ड प्रॉफिट। एक ग्रुप बोलता है इंटेंजिबल एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखो ही मत। हाँ, लास्ट वाला जो है ना वो नॉर्मली ट्रीटमेंट किया जाता है। सही गलत मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपिनियन की बात जब बात आती है ना तो उसमें सही गलत नहीं देखा जाता, क्योंकि सब अपना लॉजिक देते हैं ना उसके पीछे। मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, जैसे आप यहाँ खड़े हो, कृतिका यहाँ पर खड़ी है, ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या दिखेगा 9 और कृतिका को क्या दिखेगा 6, लेकिन दोनों गलत है क्या, नहीं ना, दोनों अपनी जगह सही है। तो वैसे ही अलग अलग अकाउंटेंट का अपना अपना ओपिनियन है, तो दोनों गलत नहीं है। तो पहला ग्रुप बोलता है कि इंटेंजिबल एसेट को बुक में रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए, और उसके कारण दे दिया उन्होंने। दूसरे ग्रुप ऑफ अकाउंटेंट बोलते हैं कि ये जो रिकॉर्ड तो होना चाहिए। दूसरा ग्रुप क्या बोलता है, दिट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। दूसरा ग्रुप बोलता है रिकॉर्ड होना चाहिए, और तीसरा ग्रुप बोलता है रिकॉर्ड तो होना चाहिए लेकिन इसको हर साल क्या करना है, राइट ऑफ करना है। जैसे एक फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करते, डेप्रिशिएट करते हैं ना हर साल, तो वैसे ही इसको भी राइट ऑफ करना चाहिए हर साल। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी गलत अगर रिकॉर्ड हो गई तो उसके कारण भी प्रॉफिट में गड़बड़ हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, ऐसा कोई खर्चा जो रिकॉर्ड नहीं किया गया, अगर रिकॉर्ड कर देते तो आपका प्रॉफिट कम दिखता,
नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपने टैक्सेशन का प्रोविजन नहीं बनाया मान लो, तो आपका प्रॉफिट जो है बढ़ा हुआ दिखेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाने से प्रॉफिट जो है कम होता है। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये अपनी क्लास है, ये पूरे 1100 स्क्वायर फीट की क्लास है। इस जगह का मान लो मैं 40,000 रुपए किराया देता हूं, लेकिन इसका 1/4 पार्ट है ना, 1/4 पार्ट मैं अपने ऑफिस में यूज करता हूं, और इस ऑफिस में मैं टैक्सेशन का काम करता हूं, ये मेरा दूसरा बिजनेस है। और जो 3/4 पार्ट है ये मेरी क्लास में मैं यूज करता हूं इसको, तो मैं बोलूंगा क्लास का पूरा खर्चा मेरा 40,000 का किराया नहीं, मैं 30,000 रिकवर कहां से करूंगा, इस बिजनेस से, और 10,000 रिकवर कहां करूंगा, इस बिजनेस से। तो मैं जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता हूं अपना, तो क्लास का अलग बनाता हूं और अपना टैक्स कंसल्टेंसी वाला का अलग बनाता हूं। तो जब मैं रेंट रिकॉर्ड करूंगा तो क्या क्लास वाले प्रॉफिट लॉस में पूरा 40,000 डाल दूंगा, इसके में मैं 30 डालूंगा और उसके में कितना डालूंगा, 10। तो ये जो मैंने काम किया ना, खर्चे को तोड़ा एज पर बिजनेस, तो मैंने क्या किया, एलोकेट किया खर्चे को। तो ऐसा कोई खर्चा जो ओवरऑल बेसिस पे हो रहा है बिजनेस में, तो उसका एलोकेशन भी सही होना जरूरी है। अगर मान लो मैं पूरा क्लास में ही 40,000 रुपए के हिसाब से रेंट डाल देता, तो मेरे क्लास वाला का प्रॉफिट क्या दिखता, कम दिखता, और वो ऑफिस वाले का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ दिखता। और एलोकेट किया हो मतलब दोनों का सही सही प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा है वो। क्लियर है? अब ये तो गलतियां हो जाती हैं, अब इन गलतियों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इफेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सेस प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट दिखा देने का क्या इफेक्ट है, और डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग लेस प्रॉफिट। यहां पे बोल रहा है एक्चुअल प्रॉफिट से जो आपने जो प्रॉफिट दिखा दिया है वो ज्यादा दिखा दिया है, और यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट से वाला प्रॉफिट क्या है, कम दिखा दिया है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रीड करने का पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आप ज्यादा दिखा दोगे तो इससे आप प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दोगे। एक्सेस रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर लोगों का जो रेम्यूनरेशन होता है ना, वो प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज निकालना पड़ता है, ज्यादा प्रॉफिट निकाल दोगे तो ज्यादा उनको देवा जाएगा। लॉस टू द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्यों भाई, आपने प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो आपने मतलब प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा लिखा है, तो इंटरेस्ट इन लोगों को जो देते हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट और लॉस सही पोजीशन नहीं दिखाएगा, इसलिए इनको नुकसान हो जाएगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर्स का जो प्राइस होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बीकॉम सेकंड ईयर में वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसमें अपन शेयर की जो अमाउंट रहती है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ते हैं, तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, मतलब सीधी सी बात है रिजर्व सरप्लस बढ़ा हुआ दिखेगा, तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ दिखेगा, ओवर वैल्यू रहेगा। चांसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अब ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे और एक्चुअली तो उतना है नहीं, तो कंपनी क्या हो जाएगी, लिक्विडेशन होने के चांस आ जाएंगे, बंद नहीं हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट विल नॉट शो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये ज्यादा दिखाने का प्रॉब्लम है। अब कम दिखाने का प्रॉब्लम है लेस डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, ठीक है। यहां पर है ना एक वर्डिंग का आप लोग भी करेक्ट कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल कर लिए, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट कम डिटरमाइन किया है मतलब शेयर होल्डर को कम डिविडेंड जाएगा। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। डिक्रीज इन द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर, मैनेजर लोगों का रेम्यूनरेशन कम जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट शुड नॉट शो द रियल पोजीशन। गुडविल ऑफ द कंपनी शैल बी एडवर्सली अफेक्टेड, प्रॉफिट कम दिखेगा तो गुडविल कम हो जाएगी। मिसयूज ऑफ फंड बाय क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व, अगर प्रॉफिट को अंडर वैल्यू करके रखे ना, तो उसमें मैनेजर लोग क्या करते हैं मालूम, मैनेजर मतलब जो भी अथॉराइज्ड है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लेता है। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने से क्या होता है, फिर उस फंड को दिखता नहीं है बैलेंस शीट में, तो उसका मिसयूज करना चालू हो जाता है। उसका लेस टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स भी कम जाएगा। तो ये कुछ इफेक्ट्स है जो प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के कारण हो जाएगा और कम दिखाने के कारण हो जाएगा। उसके बाद
पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है ताकि आपका जो प्रॉफिट है करेक्ट डिटरमाइन हो सके। पहला, एप्लीकेशन ऑफ गैप, एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। आपको बुक कीपिंग के क्या करना पड़ेगा, जनरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। बुक कीपिंग जो करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जानते हो ना क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप, ये अप्लाई करोगे। अगर आप प्रॉफिट को अगर आप अकाउंटिंग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करते हो, मतलब अकाउंटिंग जो करोगे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करोगे, तो आपका प्रॉफिट जो है सही आएगा। दूसरा, टू फॉलो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जानते हो ना कंपनी का क्या होता है। एओए में देखो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए और एओए। क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, एकदम कोर डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, कोर डिफरेंस। एमओए के अंदर एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, मालूम है, पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। एमओए के अंदर एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, मतलब कंपनी क्या क्या काम करेगी वो लिखा रहेगा कहां पे, क्या काम करेगी कहां लिखा रहेगा, एमओए में। और वो उस काम को कैसे करेगी वो कहां लिखा रहेगा, एओए में। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को फुलफिल करने के लिए एओए बनाया जाता है। क्या काम करेगी कहां लिखा रहेगा, एमओए में, और कैसे करेगी वो कहां लिखा रहेगा। तो अगर आप कंपनी से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है जो एडिशनल उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो सब कहां लिखा रहेगा, एओए में। तो आप एओए को अगर फॉलो करोगे तो सीधी सी बात है आपकी अकाउंटिंग भी सही होगी। टू फॉलो द कंपनी एक्ट, अब कंपनी एक्ट में भी कंपनियों के बारे में बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, उसको फॉलो करो। 3 चीजों को फॉलो करना है। पहला, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना है, और कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। 3 चीज को फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, अभी मैंने क्या करवाया टॉपिक आप लोगों को, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट।